जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं इसको फाइनल करने के पहले दो तीन बातें हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। पहला ये, जो हम लोगों ने अक्टूबर 2023 से जून 2024 के बीच का इंडेक्स रिपोर्ट, ये वाला वीडियो हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव देखा था, उसमें हिलने पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग आप देख रहे होंगे। उस समय भारत 50वें स्थान पर था जब मैंने वीडियो में बताया, और जो लेटेस्ट वाला आपने रैंक देखा होगा इसमें भारत 82 स्थान पर है। देखिए, ऐसा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मंथली अपडेट होता है, तो उस समय जो फरवरी वाला था वो उसको शामिल कर लिया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूपी पीसीएस वाला जो आपका पेपर है वो अक्टूबर में है, तो उसके एक महीने पहले वाला जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होगा उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जब आर ओ का एग्ज़ाम होगा उसके जस्ट एक डेढ़ महीने पहले वाला जो होगा उसको देख लीजिएगा। हालांकि इस तरह के सवाल कम आते हैं जो तुरंत 2-3 महीने पे 4 महीने पे बदलते हों, जिनके आंकड़े चेंज होते हों। नहीं तो जो मंथली, जो आपके ईयरली होते हैं, साल में एक बार आते हैं, 2 साल में एक बार आते हैं, उन पर फोकस ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, ये जुलाई का पार्ट 4 है। 50 सवाल हम लोगों ने अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने 3 पार्ट में जुलाई करंट अफेयर्स के देख लिए हैं। आप लोग प्लीज़ उसको भी एक बार देख लीजिएगा, आज ये कंपाइलेशन पूरा हो जाएगा। तीसरी चीज़, अभी चल रहा है आपका पेरिस ओलंपिक्स, उसमें 2 अच्छे न्यूज़ हमें देखने को मिले हैं, बल्कि 3 न्यूज़ अब तक कवर हो चुका है, जिसमें मेडल आने का 2 में तो मेडल कंफर्म हो चुका है। देखिए, ऐसा है, 11 अगस्त के आसपास पेरिस ओलंपिक्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी न्यूज़ ओलंपिक्स से रिलेटेड होगा इंडिया का, वो एक जगह पे ही हम उसे कवर कर लेंगे अगस्त के करंट अफेयर्स में। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, उसमें से कुछ भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। उसके बावजूद अगर जुलाई के कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फिर भी 2-3 सवाल, 4 सवाल उससे ऊपर नहीं हो गया जो छूट रहा होगा, अदरवाइज सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो अगस्त के करंट अफेयर्स में उसको शामिल कर लिया जाएगा, शुरू के 2 हफ्ते वाले ही वीडियोस में। उसके पहले के जो करंट अफेयर कंपाइलेशन है वो भी जल्द आप लोगों को अगले 1 महीने में मिल जाएगा सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना नया क्वेश्चन है 51वां सवाल कि अभी हाल ही में यूपीएससी के जो चेयरमैन थे मनोज सोनी जी, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अचानक से। तो आपको ये बताना है कि जो नए यूपीएससी चेयरमैन नियुक्त हुए हैं या हुई हैं वो कौन हैं। वो अरविंद सक्सेना जी हैं, विनय मित्तल जी हैं, प्रीति सूदन जी हैं या अलका सिरोही जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रीति सूदन। ये नई यूपीएससी की चेयरमैन बनाई गई हैं। आप इनको देख सकते हैं, प्रीति सूदन जी को 1983 बैच की ये आईएएस अधिकारी हैं, इनको आंध्र प्रदेश कैडर मिला था। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया, यानी यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन अमेंडमेंट बिल, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से धोखा देकर, चाहे शादी करने के नाम पे या फिर किसी और तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कराना होगा। तो धर्म परिवर्तन के ऊपर इस कानून को बनाया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसके तहत जो पनिशमेंट अब रखा गया है, जो सज़ा रखी गई है, वो क्या रखी गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 2 साल की सज़ा रखी गई है, 5 साल की सज़ा रखी गई है, 10 साल की सज़ा रखी गई है या फिर आजीवन कारावास की सज़ा रखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी अगर किसी भी तरीके से किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने या किसी और बहाने से अगर धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आता है, प्रूफ हो जाता है, तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। ऐसा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन जो विधेयक है, बिल है, उसे पारित कर दिया गया, उसके तहत ये सज़ा निर्धारित की गई है। तो देखिए, ये जो बिल है इसे 30 जुलाई को पास किया गया उत्तर प्रदेश में। हो सकता है आपसे डेट ही पूछ लिया जाए किसी एग्ज़ाम में यूपी के। और इसमें पहले जो प्रावधान था, इस बिल को लाने के पहले 10 साल की अधिक से अधिक सज़ा हो सकती थी और 50,000 रुपये का साथ में आपको जुर्माना भरना होता था। अब इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है, या लगभग 20 सालों के आसपास की ये सज़ा अब दी जाएगी। अगला सवाल है, अभी हाल ही में निकोलस मदुरो राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार किस देश के। ये निकोलस मदुरो हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो ये फिर से किसी देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। आपको बताना है वो देश कौन सा है। वेनेजुला,
कोलंबिया, ब्राज़ील या फिर अर्जेंटीना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, वेनेजुला। तो निकोलस मदुरो जो हैं वो वेनेजुला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और इसी के साथ हम लोग साउथ अमेरिका का भी एक बार मैप देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जानने के लिए, उसमें एक तो ये इक्वेटर वाली भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं, तो इसमें ये इक्वाडोर को टच करता है, कोलंबिया को टच करता है और ब्राज़ील को टच करता है। तो ये 3 देश हैं जहाँ से ये इक्वेटर पास होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वेनेजुला यहाँ पर है, इसका कैपिटल है काराकस। उसके बाद ये देखिए कोलंबिया। कोलंबिया एकमात्र ऐसा दक्षिण अमेरिका का देश है जो 2 बड़े बड़े महासागरों को टच करता है। इधर हो गया आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और इधर हो गया आपका अटलांटिक महासागर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक बार मैप है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अभी किस देश में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भगवान राम लला के मूर्ति जैसा एक स्टाम्प टिकट में, हमारे भगवान राम लला की मूर्ति जो है वो एक स्टाम्प में बनी हुई है, तो स्मारक के रूप में किस देश में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका अनावरण किया है? यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अयोध्या से रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक विशेष स्मारक टिकट सेट का अनावरण किया है? तो आप ये देख सकते हैं कि उस देश में ये जो स्टाम्प टिकट है उसमें ये हमारे भगवान राम लला की जो मूर्ति स्थापित हुई है अयोध्या में, बिल्कुल उसी तरीके से उनको बनाया गया है वहाँ पे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। कंबोडिया में किया है ऐसा विदेश मंत्री जी ने, वियतनाम में किया है, जापान में किया है, या लाओस में किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लाओस में उन्होंने इसका अनावरण किया है। तो देखिए लाओस का जो 50,000 रुपये मूल्य का स्टाम्प है, जिसे लाओस कीप कहते हैं, वो 50,000 रुपये की कीमत का एक स्टाम्प है। लगभग भारत के हिसाब से 189 रुपया पड़ेगा। तो वो वहाँ पे आप स्टाम्प में देखेंगे कि प्रभु श्री राम जी जो अयोध्या राम मंदिर में हैं, प्रभु श्री राम लल्ला की जो छवि है वो वहाँ पर उसमें स्टाम्प टिकट में प्रदर्शित की गई है। और अगर हम मैप भी देख लें एक बार, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्षेत्र हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये कुछ मैप में ये देखने को मिलेगा, ये जो ताइवान है, ताइवान जो है वो फिलीपींस से कौन से स्ट्रेट से जलमड्रू मध्य से अलग होता है? वो है लुजोन स्ट्रेट। क्योंकि फिलीपींस का हमने एक बार पहले भी देखा था कि जो ये आइलैंड आप देख रहे हैं सबसे उत्तर में, जहाँ पे मनीला कैपिटल भी है, वो है लुजोन। उसके बाद आप ये देख रहे हैं साउथ चाइना सी में पार्सेल आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जापान है, उसके बाद लुजोन है, ये उसके बाद ये ताइवान है, ताइवान स्ट्रेट अलग कर रहा है चाइना और ताइवान को। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं, देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो मलक्का का स्ट्रेट है ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग कर रहा है। और ये एक मैप है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में जो क्वाड विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक हुई, किस देश में बैठक हुई, किस शहर में बैठक हुई? 29 जुलाई 2024 में आपको ये बताना है। तो क्वाड विदेश मंत्री जो हैं, 4 देशों का समूह है क्वाड, हम देखेंगे कौन से 4 देश हैं, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, टोक्यो, मेलबर्न, नई दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोक्यो, ए। देखिए अभी हाल ही में टोक्यो में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने जो यूक्रेन, गाजा और म्यांमार में हिंसा है उसको ख़त्म करने पर जोर दिया। इस समूह ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डोमेन में जागरूकता के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप का विस्तार करने का भी इरादा व्यक्त किया कि इस इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें हम इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप करेंगे फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ऐसी बात की गई है। और जो 3 देश हैं यूक्रेन, गाजा और म्यांमार, जहाँ पर हिंसा फैला हुआ है वहाँ पे हिंसा ख़त्म करने की बात दोहराई गई है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट था क्वाड का, ये सबसे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी ने दिया था 2007 में, और उसके 10 साल के बाद ये फॉर्मल ग्रुपिंग बन चुका था 2017 में।
और आप ये 4 देश देख सकते हैं, ये है यूएसए का ही हिस्सा है अलास्का, इसलिए उसे भी ब्लू रंग से पेंट कर दिया गया। उसके बाद ये है जापान, उसके बाद है भारत और एक ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं जो कि क्वाड समूह में शामिल हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा इंडियन नेवल शिप, यानी जिसे हम आईएनएस भी कहते हैं, वो कौन सा ऐसा आईएनएस है हमारे भारतीय नौसेना का जो सेंट पीटर्सबर्ग में गया है रशिया के 328वें रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा है। यानी भारतीय नौसेना का कौन सा आईएनएस 28 जुलाई को मनाए गए 328वें रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आईएनएस तबर, आईएनएस वीर, आईएनएस घड़ियाल और आईएनएस अरिहंत। तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आईएनएस तबर जो है इसका सही आंसर है। ये है आईएनएस तबर जो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा था 28 जुलाई को 328वें रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए। अब देखिए आईएनएस तबर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए इसी सवाल में एक और सवाल निकल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, पासिंग एक्सरसाइज पैसेक्स, तो वहाँ पर आईएनएस तबर जब गया तो रशिया की जो नौसेना है उसके साथ मिलकर ये पैसिंग एक्सरसाइज करेगा, ये जिसे हम पैसेक्स भी बोलते हैं। तो आपके लिए ये भी सवाल तैयार हो गया, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज पैसेक्स भारत और किस देश के बीच में आयोजित की गई। तो ये भारत और रशिया के बीच में किया गया है। और देखिए आईएनएस तबर जो है वो स्टील्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होता है? देखिए फ्रिगेट जो है वो एक तरह का आप मान सकते हैं कि युद्ध लड़ने वाला एक जहाज़ है, जो कि आपका डिस्ट्रॉयर, इससे बड़ा जहाज़ होता है डिस्ट्रॉयर, मतलब विनाशक डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर काफ़ी बड़े जहाज़ होते हैं, उससे छोटा जहाज़ होता है फ्रिगेट। अब फ्रिगेट को बनाने का एक कारण ये भी होता है कि देखिए बड़े जहाज़ों को तुरंत मोड़ना, किसी भी डायरेक्शन में ले जाने में थोड़ा समय लगता है। जितना छोटा जहाज़ होगा उतना जल्दी वो मुड़ सकेगा, तुरंत कहीं पे अटैक कर सकेगा। और साथ ही साथ जो रडार है दुश्मन का, उससे बचने के लिए भी छोटे जहाज़ों को थोड़ा सा बनाया जाता है उस हिसाब से। तो ये फ्रिगेट कहलाते हैं। तो फ्रिगेट है और ये स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ मतलब चोरी करना, मतलब यहाँ पे स्टील्थ फ्रिगेट का ये अर्थ होता है कि ये जहाज़ हमारी जब आईएनएस ताबर कहीं से गुजरेगी तो दुश्मन के रडार में भी छुप जाएगा, ये पकड़ में नहीं आएगा। इसकी बनावट ही इस तरीके की है। तो इसलिए स्टील्थ फ्रिगेट आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जहाज़ का जो आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि रडार के जो वेव आए भी अगर, तो वो इसे ठीक तरीके से टकरा के वापस ना जा पाए। क्योंकि अगर वापस नहीं जाएगा रडार का तरंग, तो जाहिर सी बात है कि रडार ये नहीं बता पाएगा कि सामने कोई दुश्मन की जहाज़ आ रही है कि नहीं। तो वो इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर रडार से निकलने वाली तरंग किसी भी तरीके से पास कर जाए किसी भी और डायरेक्शन में, अन्य दिशा में, वहाँ न पहुँच पाए जहाँ से ये तरंग भेजी गई है, तो जाहिर सी बात है कि उन तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँचेगी कि उनकी जहाज़ पहुँच गई है। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अगला सवाल है, हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? जिसे पहली बार मनाया गया था, या ऐसा माना गया था कि हम पहला जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे वो सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन जो हुआ था, पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन, उसमें सन 2010 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है ये दिन कौन सा है। 10 जुलाई का दिन है, 15 जुलाई का दिन है, 22 जुलाई का दिन है, या फिर 29 जुलाई का दिन है। तो ये कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, डी ऑप्शन। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं फिगर में 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे का आयोजन किया जाता है। इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। इस साल का जो थीम है, इस साल का जो विषय है वो क्या है? इस साल का थीम या विषय है कॉल फॉर एक्शन। अब हमें कदम उठाने की आवश्यकता है, कदम उठाने की एक आवाज़ दी जा रही है कि चलो अब कदम उठाते हैं बाघों की रक्षा के लिए। तो कॉल फॉर एक्शन, ये आपका क्या है? इस साल का थीम है इंटरनेशनल टाइगर डे का, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का विषय है। ये दिन जो 13 टाइगर रेंज देश हैं, जो 13 आपके बाघों की आबादी रखने वाले बाघ रेंज देश हैं, उनकी प्रतिबद्धता को बताता है कि ये सारे देश मिलकर दोगुना करना चाहते हैं। T/2 का मतलब, T मतलब टाइगर, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुणा का साइन है, ×2, यानी कि बाघों की जो जनसंख्या है उसे हमें दोगुनी करनी है। ऐसा इन सभी देशों ने, जहाँ पे 13 ऐसे देश हैं टाइगर रेंज देश जहाँ पे बाघ मिलते हैं, उन्होंने प्रतिबद्धता किया था, कमिटमेंट किया था, सन 2022 तक हमें बाघों की जनसंख्या को दोगुना करना है। तो T/2 गोल क्या है? ये एक तरीके का वैश्विक प्रतिबद्धता है, ग्लोबल कमिटमेंट है इन 13 देशों का।
टाइगर रेंज कंट्रीज़ का जो 13 हैं कि हमें ये जो बाघ हैं जो जंगल में रहते हैं इनकी जनसंख्या को हमें 2022 तक दोगुनी करनी है। तो ये 2 बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अभी हाल ही में 29 जुलाई को किस शहर में भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? यानी रिसेंटली ऑन 29th ऑफ जुलाई इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट संकेन का मतलब संक मतलब डूबना होता है, तो संकेन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंडीगढ़, नागपुर, दिल्ली और मुंबई। तो इस डायग्राम को देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि देश में जो पहला डूबा हुआ, या फिर डूबा हुआ इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, ये कभी कभी जल के नीचे बना होता है, कभी कभी अंडरग्राउंड है। तो ये जो म्यूज़ियम है हुमायूं के मकबरे के सामने, ये हुमायूं के पूरे जीवन को दर्शाएगा। बहुत सारे और भी कलेक्शन है मुग़ल लोगों के, उनके ड्रेस, उनकी तलवार, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफ़र थे, तो उनका जो राज सिंहासन है वो भी इसमें आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा। तो ये अंडरग्राउंड बनाया गया है, इसीलिए डूबा हुआ म्यूज़ियम इसका नाम रखा गया है। तो भारत का पहला कोई ऐसा म्यूज़ियम है जो कि अंडरग्राउंड बनाया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 29 जुलाई को भारत का पहला संकेन म्यूज़ियम यानी डूबा हुआ संग्रहालय जो है वो पारंपरिक रूप से उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? हुमायूं का जो मकबरा वाला हिस्सा है, हुमायूं मकबरा परिसर है, हुमायूंस टूम्ब कॉम्प्लेक्स, वो भी एक तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो ये विश्व धरोहर स्थल है। कभी भी समय मिले एक बार ज़रूर जाइएगा, बहुत बेहतरीन जगह है। तो वहाँ पर आपको आर्किटेक्चर दिखेगा कि कितने ज़बरदस्त स्तर पे उस समय, आज से 500 साल पहले, इतने ज़बरदस्त तरीके से एक इतने बड़े आर्किटेक्चर मार्वल को खड़ा किया गया। और ये जो प्रेरणा लेता है, ये अपना जो संकेन म्यूज़ियम है, जो पहला अपना म्यूज़ियम बना हुआ है, ये प्रेरणा कहाँ से लेता है? जो भी पारंपरिक रूप से अपने देश में बावड़ियाँ हैं या पानी की टैंक है, उनसे ये प्रेरणा लेता है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य में जो मोइदाम हैं, जिनको मोइदाम बोलते हैं, मैदान को ही मोदाम, तो ये मोइदाम जो हैं इन्हें भारत के 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। यानी रिसेंटली द मोइदाम्स ऑफ विच स्टेट हैव बीन इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, आसाम। और ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आसाम के पास में जो उनके पूर्वी साइड में हिल है, पहाड़ हैं, उनमें वो क्या करते थे कि नीचे जो अहोम राज्य के राजवंश के जो राजा हुआ करते थे, उनको यहाँ दफना दिया और उसके अगल बगल बनियान का पेड़ लगा दिया, हरा भरा कर दिया। तो ये अपने आप में एक अलग ही धरोहर है। आपको टाइम मिले तो वीडियो या फ़ोटो ज़रूर देखिएगा इंटरनेट पर। ये जो पटकाई रेंजेस हैं, देखिए ये पूछा जा सकता है, ये जो पटकाई पर्वतमाला है उसकी तलहटी में ये स्थित है और आसाम के पूर्वी स्तर पे, आप डायरेक्शन में देखेंगे, ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो वहाँ पर ये स्थित है पटकाई रेंजेस में, इसे ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में ये 46वां विश्व विरासत समिति यानी कि 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग की गई। तो इस बैठक के दौरान भारत और किस अन्य देश ने अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? यानी 26 जुलाई 2024 को इंडिया और कौन सा दूसरा ऐसा देश है जिसने साइन किया है फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट ड्यूरिंग द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, जो भारत मंडपम में आयोजित की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए और अर्जेंटीना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यूएसए के साथ हमने ये यूएसए ऐसा पहला देश बना है जिसके साथ भारत ने कोई सांस्कृतिक संपत्ति के ऊपर समझौता हस्ताक्षर किया है। अब देखिए ये है क्या, इसमें ये बात है कि जो भी अपने देश की महत्वपूर्ण, मान लीजिए किसी मंदिर की या कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट मूर्ति है या कोई हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, और उसे कोई इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसका व्यापार करके यूएस में अगर बेचने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पकड़ लिया जाए और अपने देश में सही तरीके से ला दिया जाए। कुल मिला के यही अग्रीमेंट है और ये भारत ने यूएसए के साथ जो साइन किया है इस तरह के अग्रीमेंट को, ये 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के तहत साइन किया गया अग्रीमेंट साइन हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है दोनों देशों के बीच में
जिसमें भारत और यूएसए दोनों ही उसके सिग्नेटरी हैं, यानी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा मेजर पोर्ट है भारत का, यानी प्रमुख बंदरगाह है, जो पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को विकसित कर रहा है, यानी विच मेजर पोर्ट इन इंडिया इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी? मोरमुगांव जो गोवा में है, चेन्नई पोर्ट, पैरादीप या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी मुंबई। तो इसके तहत देखिए किया क्या जा रहा है। ये पहला क्यों इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है? यहाँ पे पोर्ट के पास क्या है कि एक कोल्ड स्टोरेज है। अब आप उनके पास गेहूं लेके पहुंचे तो सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज में उसे रखा गया, फिर वहीं पे प्रोसेसिंग भी है, प्रसंस्करण भी हो जाएगा उसका। आप उसके किस रूप में भेजना चाहते हैं? आप उसे किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में भेजना चाहेंगे, ऐसे किसी पदार्थ के रूप में भेजना चाहेंगे कि लोग सीधे पैकेट फाड़ें और इस्तेमाल कर लें, चाहे वो गेहूं का रूप आटा हो जाए या कोई भी और तरीका है। तो वहाँ पर ये फूड प्रोसेसिंग जो फैसिलिटी है, खाद्य प्रसंस्करण फैसिलिटी है, वहीं पोर्ट के पास में। तो वहाँ पर वो आपका गेहूं जो है कोल्ड स्टोरेज से निकाल के उसको वहाँ पे प्रोसेसिंग में डाल दिया जाएगा, फिर वो एक कोई फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक उसी तरीके से आप आयात निर्यात, ये निर्यात आपने कर दिया, ठीक उसी तरीके से आप इंपोर्ट करिए गेहूं का। एग्जाम्पल है ये, और भी बहुत सारे चीज़ें जो आप कर सकते हैं खाद्य पदार्थों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपने आयात किया गेहूं का, फिर आप उसे कोल्ड स्टोरेज में रख लिए, फिर आप उसकी प्रोसेसिंग कर लिए और भारत में उसे बेच दिए किसी भी चीज़ में बनाकर। तो ये इस तरह की फैसिलिटी खाद्य पदार्थों में, खास तौर पे जो कृषि क्षेत्र की चीज़ें हैं, वो पहली बार आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, ये भारत का पहला ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जो 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट है, यानी जमींदार बंदरगाह है। जमींदार बंदरगाह मतलब देखिए सिंपल सी बात है, आपका घर है, आपने उसको किराए पे दिया हुआ है, तो घर के मालिक तो आप ही हैं, लेकिन जितने किराएदार रह रहे हैं वो अपना वहाँ पे रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे ठीक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में क्या हो रहा है कि मालिक तो सरकार है, लेकिन जितने काम हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी लेना देना है, हैंडलिंग है कार्गो की, सामानों की, माल की, वो सब का सब प्राइवेट वाले संभाल रहे हैं। तो सरकार क्या है, उसकी मालिक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की, और जितने प्राइवेट लोग हैं वो सब का सब हैंडल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं पोर्ट के काम को। तो इस तरीके का पहला ये बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। नहीं तो बाकी जगह प्रमुख बंदरगाह जो मेजर पोर्ट हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, कई सारे काम सरकार खुद भी हैंडल करती है। यहाँ जो है वो मकान मालिक और जो किराएदार वाला टाइप रिश्ता है वो चल रहा है। अभी हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, यानी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस शहर में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन, यानी इंडियाज़ 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किया है एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, यानी भारतीय जनसंचार संस्थान में उद्घाटन किया है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर संस्थान है या कौन से शहर में ये उद्घाटन किया गया है 500वें कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का। अगरतला में, ईटानगर में, आइजवाल में या फिर इम्फाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में, जहाँ पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आइजोल में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन, यानी इंडियाज़ 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM, ये याद रखिएगा, उसका लॉन्च किया है, उसका उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रपति भवन के जो 2 प्रमुख हॉल हैं उनका नाम बदला है। तो पहले उनका नाम था दरबार हॉल और दूसरे का नाम था अशोक हॉल। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको ये बताना है कि उन दोनों का नया नाम अब क्या हो गया है। जनता दरबार और गणतंत्र दरबार, जनता मंडप और कल्याण मंडप, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, जनता मंडप और अशोक मंडप। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, जो दरबार हॉल है अब उसका नाम बदलकर हो गया गणतंत्र मंडप, और जो अशोक हॉल है उसका नाम बदलकर हो गया अशोक मंडप। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं वो 2 प्रमुख हॉल हैं राष्ट्रपति भवन में। अगला सवाल है, भारतीय सेना की एक टुकड़ी, इंडियन आर्मी कंटिंजेंट, एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास में भाग लेने के लिए मंगोलिया गई थी, उसका नाम क्या है? रिसेंटली एन इंडियन आर्मी कंटिंजेंट
had gone to Mongolia to participate in which multinational peacekeeping military exercise। यानी ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, ये पहली बात तो देशों के बीच में नहीं हो रही है। भारतीय सेना की टुकड़ी मंगोलिया जरूर गई है, लेकिन इसमें कई सारे देश की सेना है जो कि हिस्सा ले रही है। आपको ये बताना है कि ये कौन सा सैन्य अभ्यास का नाम है। और एक बात और, ये पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी शांति के समय में सेना अभ्यास करेगी इसमें। तो आपको ये बताना है, मतलब शांति समय कभी भी हो तो हमें इस तरह से सेना अभ्यास करेगी कि शांति समय में किस तरीके से चीज़ों को डील किया जाए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिमेक्स, नोमैडिक एलिफेंट, खान क्वेस्ट और खंजर। तो इस बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास का नाम है खान क्वेस्ट, यानी सी ऑप्शन। अगर इस डायग्राम को भी आप डिटेल में देखेंगे तो देखिए यहाँ लिखा है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 17 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। कहाँ पे? मंगोलिया में। और भारत और मंगोलिया के बीच में हमने देखिए जुलाई करंट अफेयर्स जो पिछला वीडियो है उसमें ये देखा था कि हाल ही में एक 16वां एडिशन 16वां संस्करण हुआ था भारत मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का, जिसका नाम था नोमैडिक एलिफेंट। और ये कहाँ पर हुआ था? उमरोए, मेघालय में। वहीं पे फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, वहीं पर हुआ था। तो देखिए यहाँ उमरोए पीछे लिखा है, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट है, और ये भारतीय सेना के अधिकारी हैं और उधर ये मंगोलिया सेना के अधिकारी हैं। दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक रिपोर्ट जारी किया। उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है जंगल बढ़ाने के मामले में। तो कई देशों की एक सूची तैयार की गई, रैंक तैयार की गई, जिसमें यह बताया गया, रैंक उनको दिया गया कि कौन से देश ने कितना ज़्यादा जंगल अपने देश में बढ़ाया है। तो उसमें भारत का क्या स्थान है आपको ये बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ पूरी दुनिया में। तो भारत का जो स्थान है वो है तीसरा, यानी भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश था इनके रिपोर्ट के हिसाब से FAO के, जिसने सबसे अधिक जंगल अपने देश में बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो एवरेज आया है जंगल बढ़ाने का वो 2010 से 2020 में हर साल 2,66,000 हेक्टेयर हर साल जंगल भारत में बढ़ा है। इस मामले में चाइना को पहले स्थान पर रखा गया है और ऑस्ट्रेलिया को दूसरे स्थान पर। और नीचे आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो कि कहाँ पर है? रोम, इटली में। अगला सवाल है, अभी हाल ही में एडवांस्ड फ्रिगेट, 2 एडवांस्ड फ्रिगेट जो हैं उनको लॉन्च करना था, 2 उन्नत फ्रिगेट्स को लॉन्च करना है। और ये कहाँ पे लॉन्च होना है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। उसका पहला जहाज़ जो है, पहला नाव जो पहला INS है उसे हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, दूसरा बाद में होगा। तो आपको ये बताना है कि 2 जो एडवांस्ड फ्रिगेट बनने हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, उसमें से एक जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ उसका क्या नाम है? INS चक्र, INS त्रिपुट, INS शौर्य, INS धनुष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? INS त्रिपुट। ये त्रिपुट है, त्रिपुट कर लीजिएगा, INS त्रिपुट। तो 2 एडवांस्ड फ्रिगेट बनने हैं। तो फ्रिगेट हम लोगों ने पीछे देख लिया, फ्रिगेट का मतलब क्या है, यही है त्रिपुट क्लास फ्रिगेट। आप देख सकते हैं इसको, 2 बनने हैं, पहला बन चुका है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, दूसरा कुछ समय बाद बनेगा। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा अफ्रीका देश है जो 10वां अफ्रीकी देश बन चुका है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाला? यानी हाल ही में कौन सा अफ्रीकी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो और नाइजेरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट बोल लीजिए या कोट डी आइवर भी बोलते हैं इसको। देखिए ये मैप है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, कोट डी आइवर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आइवरी कोस्ट भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स। यानी जो कुछ समुद्र है, ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या है, इस कन्वेंशन का मतलब क्या है? इस कन्वेंशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी नदी, कोई भी ऐसा जल स्रोत, चाहे वो झील हो, नदी हो, कुछ भी हो, जो आपके किसी एक देश को नहीं टच कर रहा है, एक से अधिक देश को टच कर रहा है, एक से अधिक देश में वो नदियाँ गुजर रही हैं, तो हर एक देश की अपनी एक जिम्मेदारी बनेगी उस पानी को इस्तेमाल करने का, उस पानी के रख रखाव का। उसी को लेके ये कन्वेंशन बना था। सन 1992 में हेलसिंकी में इसे अपनाया गया था। हेलसिंकी जो है ये आपकी फिनलैंड की राजधानी है, हेलसिंकी।
उसी हेलसिंकी में 1992 में इसे अपनाया गया था और 1996 में इसे लागू किया गया था। भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। और आइवरी कोस्ट 10वां ऐसा अफ्रीकी देश बना है जो इसे हाल ही में ज्वाइन किया है। तो इसी के साथ अपना जुलाई का ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है, पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। जो थोड़े बहुत करंट अफेयर्स 2-3 सवाल फिर भी बचेंगे वो अगस्त में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ओलंपिक्स हम लोग अलग से देख लेंगे, अगस्त के करंट अफेयर्स में वो जुड़ा हुआ होगा। बजट जो पेश किया गया है और इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है उसकी अलग वीडियो भी जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसमें तो इस तरीके से हमारा जो बड़ा एक जुलाई करंट अफेयर का हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।